हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 4 पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो था 2kp/r³। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे आपको ना ऐसा कंसीडर करना है कि यहाँ पे ऐसा एक प्लेन रखा है। क्या है, यहाँ पे डाइपोल के परपेंडिकुलर हमने ऐसा एक यहाँ पे प्लेन रखा है, और वो प्लेन जो है उस पे हमने कोई एक पॉइंट सिलेक्ट किया है जो P पॉइंट है, जो डाइपोल के सेंटर से R जितने डिस्टेंस पे है। अगर आपको याद हो तो जब भी हमने एक्सिस वाला डेरिवेशन किया था, ठीक है, तब हमने डाइपोल के सेंटर से यहाँ पे कोई पॉइंट सिलेक्ट किया था P, वो डाइपोल के सेंटर से R जितने डिस्टेंस पे था। और यहाँ पे भी सेम है, हमने अभी इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई पॉइंट सिलेक्ट किया है P जो डाइपोल के सेंटर से R जितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमें क्या करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है ड्यू टू प्लस क्यू। यहाँ पे अपना पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अपना क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे मैंने एक डाइपोल बनाया है, आपको पता है कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ऐसे दो चार्ज का बीच में जब भी 2a जितना डिस्टेंस होता है तो जो बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमें अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ पे एक प्लेन है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है, जो डाइपोल के सेंटर से r जितनी दूरी पे कोई पॉइंट P है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करनी हो, कहाँ पे फाइंड करनी हो, तो P पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों की वजह से जो भी फील्ड होगी उन दोनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो होने वाली है ड्यू टू प्लस क्यू होने वाली है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ फील्ड होगी P पॉइंट पे, प्लस कुछ फील्ड जो होगी वो होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। दोनों का ही क्या होने वाला है, वेक्टर सम होने वाला है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो कैसे होगी, जरा सोचो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेंज कैसी होती है, अगर आपको पता हो तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेंज जो है कैसे निकलती होती है, बाहर निकलती होती है। तो P पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी हो तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये जो डायरेक्शन बना वो कौन सा डायरेक्शन बना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा। अब नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता क्या होता है, एंटर होता है। नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे फील्ड ऐसे एंटर होगा। ठीक है, ओके, ये जो फील्ड है इस तरफ वो किसकी वजह से, ड्यू टू E माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। हमें क्या करना है, दोनों का सम करना है, वेक्टर सम करना है। क्या करना है, दोनों का वेक्टर सम। तो हमें पता है एक वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलने वाला है, इस डायरेक्शन में मिलने वाला है, ये और नो। अब दोनों का जो भी रिजल्टेंट होता है तो रिजल्टेंट फाइंड करने का अपने पास दो तरीके से हम रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। कैसे, एक तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a² + b² + 2ab cos θ अंडर रूट में। ठीक है, एंड दूसरा लेते हैं हम कंपोनेंट, दोनों वेक्टर के कंपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे वैसे न्यूमेरिकल्स में जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे a² + b² + 2ab cos θ अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे ना अपने को थीटा पता नहीं है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट से ये डेरिवेशन करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं थीटा क्या होगा, तो ये डाइपोल की एक्सिस एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों का जो भी एंगल बनने वाला है वो थीटा है। हमें इसकी वैल्यू पता होती नहीं है। अब डेरिवेशन में नहीं पता, सीधी सी बात है, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें थीटा पता होता है, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे √a² + b² + 2ab cos θ लगा देते हैं। यहाँ पे अपने को थीटा तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे किससे सोल्व करने वाले ये डेरिवेशन, हम वेक्टर के कंपोनेंट लेके ये डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, थीटा क्या है, तो थीटा जो डाइपोल की एक्सिस है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का क्या हुआ, एंगल हुआ थीटा। ओके, चलो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले मैं क्या करता हूँ, वेक्टर सम करने से पहले प्लस क्यू एंड माइनस क्यू की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। क्या करते हैं हम उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, यहाँ पे हम सिर्फ फाइंड करते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो देखो, अगर मुझे प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, प्लस क्यू का, तो हमें पता है मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, K
क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें कोई पॉइंट पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड वो पॉइंट जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो प्लस क्यू की वजह से ये रहा प्लस क्यू एंड ये रहा पी पॉइंट, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इतना होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे ना मैं पॉइंट बना देता हूँ, चलो ये ए पॉइंट है अपना, ये कोई बी पॉइंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो कितना है? एपी जितना है कि नहीं है चार्ज एंड पॉइंट पी के बीच में? एपी जितना डिस्टेंस है, यस और नो? अब एपी जितना डिस्टेंस है तो हमें ये एपी को फाइंड करना हो तो एपी कैसे निकालेंगे? याद करो, ध्यान से थोड़ा सा सोचो। तो ये जो है पी ओ ए, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और वो भी कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँ, ये आर है ये ए है, तो ये वाला डिस्टेंस जो बने वो कितना बनता है? ये बनेगा यस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें के क्यू बाई आर स्क्वायर तो डिस्टेंस आया है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें तो क्या करना होता है? डिस्टेंस का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमें इसका भी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो जो प्लस क्यू की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है? उसका फॉर्मूला होने वाला है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका रूट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस काम क्या करता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर उसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनने वाला है? अपने पास फॉर्मूला होने वाला है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो, अब अगर मैं माइनस क्यू की वजह से जो भी हमें फील्ड मिल रहा है, ठीक है, माइनस क्यू की वजह से जो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वहां पे भी सेम ही कंटेंट लगाएंगे हम, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ? माइनस क्यू एंड पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो माइनस क्यू एंड पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है? जरा ध्यान से देखो, ये पी बी हुआ कि नहीं हुआ? पी बी का स्क्वायर। तो पी बी का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? पी बी का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? यस, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होने वाला है। ये पी ओ बी ये क्या होने वाला है? ट्राइंगल होने वाला है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमें अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये आर है ये ए है, तो अंडर रूट में क्या होने वाला है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट में ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी एंड पी बी दोनों की वैल्यू सेम है जो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा? अंडर रूट जो है एंड उसका स्क्वायर करेंगे, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जरा देखो ध्यान से, तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों चार्ज की वजह से जो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो कैसी है? दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, नो डाउट डायरेक्शन अलग अलग है। ये अलोंग पी ए पी है और ये अलोंग पी बी है। ठीक है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा है? सेम हो रहा है, और उसको हम बोल देते हैं ई। क्या बोल देते हैं हम? ई। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, चलो अब हमें तो क्या करना है? हमें तो इसका वेक्टर सम करना है। क्या करना है? वेक्टर सम। और मैंने आपको समझाया कि वेक्टर सम करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं? यस, हम कंपोनेंट निकाल के, दोनों वेक्टर के कंपोनेंट निकाल के हम सभी कंपोनेंट को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आइए हम पहले क्या करते हैं? कंपोनेंट को निकालते हैं। पहले मैं क्या करता हूं? पहले मैं प्लस क्यू, ई प्लस क्यू के कंपोनेंट को फाइंड करता हूं। ओके, चलो तो यहां पे अगर हम कंपोनेंट को फाइंड करें तो हमें पता है ये वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये वेक्टर अपने पास कुछ इस डायरेक्शन में है। तो इसके कंपोनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा है कि इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, और दो कंपोनेंट कैसे होते हैं? जो वेक्टर को कवर करता है। वेक्टर को कवर करते हैं यानी ये वेक्टर ऐसे जा रहा है तो आप एक कंपोनेंट इस तरफ रखोगे और एक ऊपर की तरफ रखोगे, एक राइट साइड होगा एंड एक ऊपर की तरफ होगा। ऐसे दो कंपोनेंट बनाने पे आपका मेन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट मेरे पास कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये एक कंपोनेंट आया एंड दूसरा कंपोनेंट जो है वो अपने पास जाएगा कुछ ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे अपने को क्या मिलने वाला है? दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, ये एक पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है। हमें पता है एक कंपोनेंट कोस होता है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, तो अब बात हुई कि कौन सा कंपोनेंट कोस होगा, कौन सा कंपोनेंट साइन होगा। तो जिसके साथ थीटा बनता है वो कोस होता है,
जिसका और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट के साथ थीटा बनेगा, जरा ध्यान से सोचो। ये पूरी एक ही लाइन है ना, ए पी वाली, ये पूरा एक ही वेक्टर है, ठीक है। और जितने पैरेलल लाइंस होती है सारे का एंगल कितना होता है, सेम होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये थीटा यहाँ पे बना तो यहाँ पे भी क्या बनने वाला है, थीटा ही तो बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बना, दैट मीन्स ये वाला जो कंपोनेंट है, कौन सा, ओरिजेंटल कंपोनेंट, ओरिजेंटल कंपोनेंट प्लस क्यू का वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, कोस बनेगा। एंड ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या बनने वाला है, साइन बनने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि ये जो है, ये कंपोनेंट जो है वो है ई प्लस क्यू, और ये क्या बनने वाला है, सॉरी साइन नहीं, क्या है, कोस थीटा। क्यों, क्योंकि इसके साथ थीटा बना, ठीक है, ये बना कोस, और ऊपर वाला क्या बनेगा, साइन बनेगा। ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट, तो ये क्या है, ई प्लस क्यू साइन थीटा, जिसके साथ थीटा बना वो कोस, एंड बाकी दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, साइन है, ठीक है। तो ये हमने किसके कंपोनेंट बनाए, ये हमने बनाए प्लस क्यू के कंपोनेंट बनाए। ई प्लस क्यू जो था उसके हमने क्या बना दिए, कंपोनेंट बना दिए है। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब साथ साथ फिगर बनानी हो तो साथ साथ फिगर बनाता जाना, क्योंकि पूरा फिगर बन जाए तो फिर शायद कंफ्यूजन होगी कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो साथ साथ बनाते जाना, फिर वापस से एक बार समझना, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो, तो ये हमने कंपोनेंट बनाया ई प्लस क्यू के। अब हमें कंपोनेंट बनाने हैं ई माइनस क्यू के। देखो माइनस क्यू इस तरफ है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, वेक्टर कवर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेक्टर पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे नीचे की तरफ वेक्टर आएगा और एक इस तरफ आएगा, ऐसे दो वेक्टर को रखोगे तो आपका ये वेक्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक कंपोनेंट जो है वो बनेगा राइट साइड एंड एक कंपोनेंट बनेगा नीचे की तरफ, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपका एक कंपोनेंट जो है वो बनने वाला है राइट साइड, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो है कुछ ऐसे बनने वाला है, ओके। चलो, तो माइनस क्यू की वजह से जो बनने वाला है वो एक कंपोनेंट कुछ ऐसे है, ठीक है। एंड दूसरा कंपोनेंट जो बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, ऐसे नीचे की तरफ बनने वाला है। ये दोनों ही कंपोनेंट बन गए, एक इसी तरफ है और एक नीचे की तरफ है, ठीक है, ओके। चलो, तो अब बात हुई वापस से वही, दो कंपोनेंट है, एक कोस होता है, एक कौन सा होता है, साइन होता है। तो कोस कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से देखो जरा, अगर ये थीटा है तो मैं डायरेक्ट लिखूँ कि ये भी थीटा होगा, क्या आपको समझ में आया कैसे होगा, यस और नो, ठीक है। क्यों होगा, देखो आपको अपने 9th क्लास में 8th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो, तो एपी एंड पीबी दोनों ही इक्वल है, यस और नो, एपी एंड पीबी दोनों ही इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल भी कैसे हो गए, इक्वल ही हो गए, ठीक है। तो ये इक्वल साइड है तो उसका ऑपोजिट एंगल एंड ये इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल हो गए, तो ये थीटा है, ये भी थीटा होने वाला है। अब अगर हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो मेरी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट, ये अपना मेन वेक्टर है और ये अपना कोई कंपोनेंट था उसका, उसके साथ थीटा बनेगा, मतलब ये जिसके साथ थीटा बना वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, यस, वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, कोस। मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कोस बनेगा और नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बनने वाला है, साइन बनने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट एक ही लाइन में हुए तो मैं यहाँ पे प्लस करके लिख रहा हूँ, ये तो पहले से था ही, आपको याद हो तो प्लस क्यू का तो था ही। अब माइनस क्यू के लिए ई माइनस क्यू का भी यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कोस कंपोनेंट आ रहा है, यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। ये दोनों ही कंपोनेंट एक साथ है। अब ये कोस कंपोनेंट हुआ नेगेटिव चार्ज का और नीचे की तरफ जो है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर हम लिखे, इसको मैं आर को अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, फिर वापस से लिख दूंगा। तो ये जो अपने पास कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ई प्लस क्यू, सॉरी प्लस नहीं, क्या होने वाला है, माइनस, ठीक है, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। ये वापस से लिख देते हैं कि जो डिस्टेंस था पहले, आर जितना डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। चलो, तो ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, ये प्लस का साइन थीटा है, ये माइनस का साइन थीटा है, ये प्लस का कोस थीटा भी इस तरफ है, माइनस का कोस थीटा भी इस तरफ है। ऐसे हमने कंपोनेंट बना लिए। अब जरा ध्यान से देखो ना, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू की वजह से एंड माइनस क्यू की वजह से, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है।
तो साइन कंपोनेंट तो मैं बोलता हूँ कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो गए भाई? क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। आ रहा अभी साइन थीटा है, तो पूरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसका जो साइन कंपोनेंट का जो नेट आएगा वो कैसा होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो अपने को साइन कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट में जो मिल रहा है वो कैसा हो रहा है? जीरो। यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। अब बात करते हैं अगर हम कोस कंपोनेंट की, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम अच्छे से लिख दे इसको, ओके चलो, तो यहाँ पे हम लिखे तो ये क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जो भी अपने पास प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, क्या करना हो? पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम क्या करने वाले हैं? भाई, तो दोनों के साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, हम डायरेक्ट सम करेंगे दोनों के ही कोस कंपोनेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। ओके, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं एंड कोस कंपोनेंट को हम क्या करने वाले हैं? अभी ऐड करने वाले हैं। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को मैंने ई बोल दिया था पहले ही, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस क्यू को रिप्लेस कर देता हूँ, ई प्लस क्यू को रिप्लेस कर देता हूँ ई से, तो ये हो जाएगा ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा। तो टोटल ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, ये क्या होने वाला है? मैग्नीट्यूड की अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2e कोस थीटा। ओके, ये जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड अभी हमें क्या मिला? E प्लस ई, जो ई P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हमें मिला है 2e कोस थीटा। अब E की वैल्यू तो हमें पता है, E की वैल्यू क्या होगी? यही तो होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही E है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं E मतलब क्या है? तो भाई E मतलब है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। E तो अपने पास है, अपने पास कोस थीटा की वैल्यू अभी है नहीं, तो कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे वापस से ट्राइंगल पे आते हैं और फाइंड करते हैं। आपको पता है कोस थीटा मतलब क्या होता है? कोस थीटा मतलब हमारे पास होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यस और नो? तो यहाँ पे थीटा है, ये ट्राइंगल को कंसिडर करो POA को, तो POA को अगर हम कंसिडर करें तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट मतलब होगा A, यस और नो? थीटा का पास में जो साइन है, पास में जो साइड है वो है A, उसको हमने A बोला है, डिस्टेंस जो है A है। एंड अगर हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस क्या होने वाला है? हाइपोटेनियस होने वाला है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आने वाली है अपनी कोस थीटा की वैल्यू, A अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E की वैल्यू भी है, कोस थीटा की भी वैल्यू है, दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को सब्स्टिट्यूट करूँ तो 2 आ गया। E की वैल्यू जो है वो कितनी है? E की वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा की अगर हम बात करें, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कोस थीटा की वैल्यू हो रही है A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अंडर रूट है तो मैं पावर क्या लिख सकता हूँ? 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हमें कुछ इस टाइप से मिला है। ओके, अभी हम आगे बढ़े तो मैं ना एक साथ दो चीज़ें कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। ये K को अगर हम बाहर ले ले, K को मैं बाहर ले लूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q2A, मैंने ऐसा लिख दिया। K को मैंने बाहर लिखा, फिर Q लिखा एंड फिर 2A लिखा अपॉन, ये दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर कितनी होगी? कुछ नहीं है तो 1 तो होगी। अब बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, यस और नो? तो ये 1 हुआ, ये 1/2 हुआ, तो आंसर कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, 1 + 1/2 इज 3/2। तो अपने को अल्टीमेटली मिला क्या? अल्टीमेटली ऐसा मिला के Q2A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इतना हमें अभी तक मिला है। अब जरा आपको याद आया तो ये कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है ये? यस, अगर आपको याद हो तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, P = Q2A। याद करो, P = Q2A। तो यहाँ पे मैं लिखूँ K, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है तो इसको मैंने लिख दिया P अपॉन, ये क्या बनने वाला है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है? 3/2।
क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ये हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिला है, फॉर्मूला मिला है। अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है, एक चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे भी। ओके, देखो अभी ना हम क्या करने वाले हैं पता है, जो भी अपने पास रिजल्टेंट फील्ड मिलेगी, रिजल्टेंट फील्ड, पहले तो हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, होता है कि नहीं होता है? ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया हुआ है। डाइपोल मोमेंट का जो भी डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसका डायरेक्शन कैसे, जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी बताया एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, तो रिजल्टेंट जो भी फील्ड होने वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। ये आपका ई नेट है, क्या है आपका, जो भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ना, ये वो है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है कि नहीं? तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, कैसे फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में, ई पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, के पी बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, ये आया। अब वेक्टर, ये तो क्या हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, हम जानते हैं ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर रखते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे मैं ना डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर रख देता हूँ और आगे माइनस कर देता हूँ। शायद आपको समझ में आ गया कि ऐसा मैंने क्यों किया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है कि नहीं है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड है, एंड आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ओपोजिट है। तो यहाँ पे मैंने पी कैप करके आगे माइनस लिख दिया, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म मिल गया। ठीक है, जो क्या होने वाला है, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू पी कैप। ठीक है, इतना आप अच्छे से पहले नोट कर लेना, और डायग्राम जो है जब जब जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप साथ साथ बनाना। ठीक है, ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये अपने पास फॉर्मूला आया, अपने पास फॉर्मूला क्या आया, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, चलो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्मूला आया था, पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसका अपने पास ऐसा फॉर्मूला आया, ई पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, एंड यहाँ पे जो है वो है पी कैप। ऐसा हमने फॉर्मूला अभी तक डिस्कस किया। अब वापस से हम वही सेम केस डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो एक्सिस पे इतना आ जाने के बाद हमने कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा लिखा था, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, लिखा था कि नहीं लिखा था? और यहाँ पे वहाँ पे मैंने ऐसा मीनिंग भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि ए जो है वो काफ़ी छोटा डिस्टेंस है एंड आर जो है वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो हम आर की कंपेयर में ए को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आर की कंपेयर में ए को नेग्लेक्ट करें तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अपने पास फॉर्मूला बनेगा ई पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ए को नेग्लेक्ट करना है और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 पी कैप। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यस और नो? तो अगर मैं आगे लिखूँ तो ये क्या होने वाला है, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। ठीक है, ये अपने पास आया इक्वेटोरियल प्लेन पे जो भी कोई पी पॉइंट था वहाँ पे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आया। क्या आया आपके पास फॉर्मूला, माइनस के पी बाई आर क्यूब इंटू पी कैप। अगर आपको स्केलर फॉर्म में लिखना हो, कौन से फॉर्म में लिखना हो, स्केलर फॉर्म में, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया अपने पास। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे डिस्कस करते हैं जो आपके लिए एमसीक्यू के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। एक चीज़ पहले तो नोट करो, देखो अगर आपको याद हो जब भी हमने कोई पॉइंट चार्ज लिया था स्टार्टिंग में, मतलब आई थिंक 4th या 5th लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, तो जब भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने बताया था तो आपको ऐसा बताया था, E इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, 4 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, E इज इक्वल टू के
Q/r²। बनता है कि नहीं बनता ऐसा फॉर्मूला? तो क्या मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि पॉइंट चार्ज के लिए आपकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है r² से। क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, यस और नो? ओके। अब अगर हम बात करें फॉर डाइपोल, तो डाइपोल में हमें दो फॉर्मूला मिले हैं। कौन कौन से फॉर्मूला मिले हैं? एक तो हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नेट्यूड की ही बात करूंगा। एक्सिस पे मिला है 2kp/r³ एंड एक हमें फॉर्मूला मिला है इक्वेटोरियल प्लेन पे, जो अभी जस्ट हमने डिराइव किया इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो भी मैग्नीट्यूड मिला है वो मिला है kp/r³। मिला है कि नहीं मिला ऐसा? ठीक है, ऐसा मिला है कि नहीं मिला है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर डाइपोल के केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी हो रही है 1/r³ के साथ। किसके साथ वेरी हो रही है? 1/r³ के साथ। ठीक है, सिर्फ मुझे यही नोट करवाना है कि डाइपोल पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है। अगर डाइपोल दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा हो? डाइपोल दे रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। ये चीज नोट करके अच्छे से याद रखना, MCQ के लिए काम आएगा। ठीक है, जो भी आपकी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो r³ के कैसे प्रोपोर्शन में होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। दूसरी चीज यहाँ पे नोट ये करनी है, एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, एक चीज याद रखना, देखो अपना ये दोनों फॉर्मूला को डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला को डिवाइड करो, दोनों फॉर्मूला को। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ दोनों फॉर्मूला को, जो भी आपका एक्सिस वाला फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड जो है एक्सिस पे अपॉन, हम अगर मैग्नीट्यूड ले इक्वेटोरियल प्लेन पे, दोनों को डिवाइड करें तो दोनों को डिवाइड करके देखो क्या बन रहा है? kp/r³ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो ये कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सिस अपॉन इक्वेटोरियल प्लेन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल के, उसका फॉर्मूला उसका आंसर क्या आता है? तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2। अगर इसका इनवर्स करके पूछे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। कभी ऐसा ना आए तो कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि मानो कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि भाई मानो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसा दे रखा है 2 न्यूटन पर कूलम है। क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम है। एग्जाम में ऐसा आया और आपको ऐसा पूछा कि भाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड करो। क्या पूछा? एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड करो डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कई लोग देखते हो पूरे फॉर्मूला में वैल्यू रख के सोल्व करते हैं, ऐसा कुछ अपने को करना नहीं। अपने को डायरेक्ट ये ट्रिक यूज करनी है। क्या यूज करना है? इक्वेटोरियल प्लेन दे रखा है, एक्सिस पूछा है तो ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो क्या करना है आंसर के लिए? तो हमें पता है कि जो भी एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सिस के लिए मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? तो वो 2 इंटू क्या हो जाता है? इक्वेटोरियल प्लेन का मैग्नीट्यूड। यस और नो? ओके, 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में इस तरफ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 2 है, ये 2 दे रखा था, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा अपने को 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको डाइपोल को समझने के बाद ये दोनों ही पॉइंट को नोट करके अच्छे से याद रखना है। ये दोनों ही पॉइंट जो है वो MCQ के लिए आपको यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, और डाइपोल की एक्सिस एंड इक्वेटोरियल प्लेन दोनों मिला के ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों में से कोई एक 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्लास में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है टॉर्क। क्लियर? ओके।